डेंटल इम्प्लांट्स नए मसनूई दांत होते हैं जो कि जदीद तरीक़ेकार है कि बोन के अंदर डायरेक्ट स्क्रू लगाकर उसके ऊपर नए दांत लगा दिए जाएं। जिन लोगों के मुंह में 32 दांतों की जगह होती है उनकी अक्ल दाढ़ कब इरप्ट करती है उनको पता भी नहीं चलता। जिन लोगों के मुंह में इनके बाहर निकलने के लिए इरप्ट करने के लिए जगह मौजूद नहीं है तो ये फंस जाती है, साथ वाले दांतों पर प्रेशर डालती है। लोग ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं और फिर महीनों और सालों वो ट्रीटमेंट चलता रहता है, क्योंकि कई मसाइल ऐसे होते हैं जिनमें इशू सिर्फ दांतों की अरेंजमेंट और उनकी पोजीशनिंग से नहीं होता कि दांत आगे पीछे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, बल्कि जो बोन की पोजीशनिंग का इशू होता है। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सहर अमीन और आप देख रहे हैं VLC हेल्थ। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तौसीफ अहमद जो कि सीनियर डेंटिस्ट भी हैं और इसके अलावा इनकी स्पेशलाइजेशन की बात करें तो वो फेस एंड जो में है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आप हमारे इधर आए। जी थैंक यू फॉर हैविंग मी एज वेल। हमें अपनी फील्ड के बारे में पहले बताएं। जी आई एम एन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, यानी मुंह, जबड़े और चेहरे का सर्जन। ये डेंटिस्ट्री में ग्रेजुएशन के बाद एक स्पेशलाइजेशन होती है जिसमें दांतों के साथ साथ जबड़े और चेहरे के मसाइल को भी डील किया जाता है। जैसे अगर किसी इंजरी की सूरत में दांत टूट जाता है तो इसको डेंटिस्ट मैनेज करता है, लेकिन अगर दांतों के साथ साथ जबड़े का फ्रैक्चर भी हो जाएगा तो उसको एक जॉ स्पेशलिस्ट, जॉ सर्जरी स्पेशलिस्ट यानी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन उसको डील करेगा। इसी तरह अगर दांत में इन्फेक्शन हो जाता है तो डेंटिस्ट उसको डील करता है, लेकिन अगर वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते गर्दन की तरफ या फेस से ऊपर ब्रेन की तरफ स्प्रेड करने लगता है, आंखों की तरफ स्प्रेड करने लगता है, तो फिर मैक्सिलोफेशियल सर्जन उसको डील करता है। इसी तरह मुंह, ओरल कैविटी में अगर कैंसर हो जाता है या और ट्यूमर बन जाते हैं उसको मैक्सिलोफेशियल सर्जन डील करता है। इसी तरह दांत आगे पीछे हों, इसको एक ब्रेसिस स्पेशलिस्ट डील करता है। लेकिन अगर मसला सिर्फ दांतों की अरेंजमेंट का ना हो बल्कि जबड़े का साइज़ छोटा बड़ा हो, जबड़ा आगे या पीछे हो, तो उसको ऑपरेट करके अपनी जगह पर लाना हो, उसको एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन डील करता है। आपने जिस तरह जिक्र किया है कि कैंसर, तब कि आपको अपनी जबड़े की वजह से या उसमें भी कैंसर हो जाता है? कुछ ऐसा अल्सर जो काफ़ी अरसे से, अल्सर से मुराद मुंह के अंदर कोई ऐसा ज़ख़म है जो काफ़ी देर से हील नहीं हो रहा, आपने लोकल डेंटिस्ट या डॉक्टर को उसके बारे में कंसल्ट किया, उसके लिए कोई मेडिकेशन यूज़ की, लेकिन उसके ना तो उसकी अलामात में कोई कमी आ रही है, उसके साइज़ में कोई कमी नहीं आ रही है और वो बढ़ता जा रहा है। अगर वो 15 दिन से ज़्यादा अपनी जगह पर मौजूद है और आप उसके साइज़ में चेंजेस नहीं देख रहे, कम से कम वो कमी की तरफ नहीं आ रहा बल्कि बढ़ने की तरफ जा रहा है, तो फ़ौरन एक स्पेशलिस्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए और अगर वो ज़रूरी समझें तो इस हवाले से उनको बायोप्सी लेनी पड़ेगी। सर, मुंह में किस तरह के मतलब कि जबड़े में मसाइल हो सकते हैं? समटाइम ये होता है कि आपके दांत बाहर होते हैं, समटाइम ये होता है आपके जो ये ऊपर जबड़ा है ये बाहर होता है, समटाइम फेस टेढ़ होते हैं। कितने तरह के मसाइल हैं जो कॉमन है? काफ़ी तरह के मसाइल होते हैं। हम ये मैक्सिलोफेशियल सर्जरी से रिलेटेड मसाइल को 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं डेंटो एल्वुलर, यानी जबड़े के उस हिस्से के मसाइल जहां दांत इरप्ट करते हैं, जैसे अकल दाढ़ का फंस जाना, उसके निकलने के लिए मुनासिब जगह नहीं होती और उसे ऑपरेट करके निकालना पड़ता है, या दांतों में कोई इन्फेक्शन हो गई है, रेशा पड़ गया है, या डेंटल इम्प्लांट्स आजकल बहुत कॉमन है कि हड्डी के अंदर एक स्क्रू लगा के उसके ऊपर नए दांत लगाए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है ओरल कैंसर की, कि जबड़े का या गाल का, ज़ुबान का, मसूड़ों का कैंसर हो जाना। तीसरी कैटेगरी आती है ट्रॉमा की, यानी कोई इंजरी होने की वजह से जबड़े की बोन फ्रैक्चर हो गई है। वो नीचे वाले जबड़े की बोन भी हो सकती है, वो ऊपर वाले जबड़े की बोन, या आप कह सकते हैं चीक बोन, इस रीजन की बोन ये फ्रैक्चर हो सकती है, माथे की बोन फ्रैक्चर हो सकती है। और चौथी कैटेगरी आती है ऑर्थोगनेथिक सर्जरी, जिसे करेक्टिव जॉ सर्जरी भी कहा जाता है या कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफ जॉ एंड फेस कहा जाता है, कि जबड़े के साइजेस जो हैं वो नॉर्मल पैटर्न से हट के हैं। कोई जबड़ा साइज़ में छोटा है या कोई बड़ा है, या चेहरे पर टेढ़ापन है, थोड़ी जो है वो फेस की, रेस्ट ऑफ द फेस की मिड लाइन से मैच नहीं करती है। सो इन 4 कैटेगरीज़ में हम यूजुअली मैक्सिलोफेशियल की डोमेन को डिवाइड करते हैं।
सर हम देखते हैं कि इन्होंने ब्रेसेस लगाए होते हैं, सालों साल लगे होते हैं, लगता है जैसे कि इन्होंने हमेशा ही हमको ऐसे देखे हैं, लेकिन दांत जो हैं उनके वैसे के वैसे बाहर ही होते हैं। जी, ये बहुत कॉमन इशू है कि लोग ब्रेसेस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं और फिर महीनों और सालों वो ट्रीटमेंट चलता रहता है, लेकिन जिस एक्सपेक्टेशन में और जिस डिज़ायर को लेकर उन्होंने ये ब्रेसेस लगवाए होते हैं वो रिज़ल्ट्स अचीव नहीं हो पाते और फिर फ्रस्ट्रेशन भी होती है और काफ़ी टाइम और मनी भी इन्वेस्ट किया होता है, वो सब ज़ाया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ब्रेसेस लगवाते वक्त केस को शायद सही तरह से असेस नहीं किया जाता, प्रॉब्लम को ठीक तरह से उसकी जड़ तक नहीं पहुंचा जाता, क्योंकि कई मसाइल ऐसे होते हैं जिनमें इशू सिर्फ दांतों की अरेंजमेंट और उनकी पोजीशनिंग से नहीं होता कि दांत आगे पीछे हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, बल्कि जॉ बोन की पोजीशनिंग का इशू होता है कि जॉ बहुत छोटा है साइज़ में या पीछे की तरफ है या बहुत ज़्यादा जबड़े की हड्डी बाहर को है। तो जब तक हम रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे रिजल्ट्स अचीव नहीं हो सकते। सर अक्लदार का मतलब कि बड़े मसाइल सुनने को मिलते हैं, हर बंदे को ये मसला ज़रूर होता है, कोई मेरे ख्याल में 100 में से 70% या 80% ये है मसला, कोई ओल्ड एज में इसका या कईयों को मेरी एज में भी ये मसले होते हैं, तो अक्लदार निकलवा लेनी चाहिए या नहीं लगी रहनी चाहिए? जी, अक्लदार, पहले तो मैं ये बता दूं कि इस अक्लदार को अक्लदार क्यों कहा जाता है। ये मुंह के अंदर दाएं जानिब और बाएं जानिब, ऊपर और नीचे तीन दाढ़ें होती हैं, यानी टोटल मुंह के अंदर 12 दाढ़ें होती हैं हर तरफ, यानी दाएं जानिब नीचे सबसे आखिर वाली और ऊपर सबसे आखिर वाली, इसी तरह बाएं जानिब नीचे सबसे आखिर वाली और ऊपर सबसे आखिर वाली दाढ़ जो होती है इनको अक्ल दाढ़ कहा जाता है। यानी टोटल मुंह के अंदर 4 अक्ल दाढ़ें होती हैं और ये चूँकि 18 साल की उम्र के करीब ये इरप्ट करती हैं मुंह में, इसलिए इन्हें अक्ल दाढ़ कहा जाता है। इनका मसला इसलिए होता है कि हमारी पॉपुलेशन में अमूमन 60 to 70% लोगों के मुंह में 32 दांतों की जगह नहीं होती है, बल्कि मुंह के अंदर 28 से 30 दांतों की जगह होती है। जिन लोगों के मुंह में 32 दांतों की जगह होती है उनकी अक्ल दाढ़ कब इरप्ट करती है उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन जिन लोगों के मुंह में इनके बाहर निकलने के लिए, इरप्ट करने के लिए जगह मौजूद नहीं है, तो ये फंस जाती है, साथ वाले दांतों पर प्रेशर डालती है और वक्तन फ़वक्तन शदीद दर्द की वजह बनती है। इसलिए कहा जाता है कि जब अक्ल दाढ़ निकलती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो जब ये दर्द अनबेरेबल हो जाती है तो अक्सर इसको बज़रिया सर्जरी निकलवाना पड़ता है। सर ये डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं? डेंटल इम्प्लांट्स नए मसनूई दांत होते हैं जो कि जदीद तरीक़ेकार है कि बोन के अंदर डायरेक्ट स्क्रू लगाकर उसके ऊपर नए दांत लगा दिए जाएं। पुराना तरीक़ेकार ये होता था कि अगर किसी के दांत किसी वजह से लॉस हो गए हैं तो या तो रिमूवेबल डेंचर्स प्रोवाइड किए जाते थे जिन्हें मरीज़ सुबह पहन लेता था और रात को उतार के पानी में रख के सो जाता था, सुबह उठ के फिर पहन लेता था। दूसरा तरीक़ेकार डेंटल ब्रिज का होता था जिसमें अगर साइडों पे दांत मौजूद हैं तो उन्हें काट के छोटा किया जाता था और एक कैप बना दिया जाता था, ब्रिज बना दिया जाता था मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन डेंटल इम्प्लांट्स में ये फ़ायदा है कि जहाँ दांत एब्सेंट हैं वहाँ बोन के अंदर स्क्रू लगेगा और उसके ऊपर नए दांत लग जाएंगे। जो साथ वाले नेचुरल दांत हैं उन्हें रगड़ने की, काट के छोटा करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो ये एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेंशन है और लाइफ टाइम ये साथ निभाते हैं मरीज़ का। सर गमी स्माइल के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि काफ़ी गमी स्माइल होती है, ट्रीटमेंट भी करवाना चाहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता हम क्या करवाएं? जी बिल्कुल, गमी स्माइल एक बड़ा मेन इशू है। यानी कुछ लोग जब मुस्कुराते हैं तो दांतों के साथ साथ मसूड़े भी बहुत ज़्यादा डिस्प्ले होते हैं और दांत बहुत ज़्यादा बाहर को होते हैं। ये एक कॉमन इशू है और इसका एक हतमी इलाज के बारे में सर्टेनिटी नहीं है लोगों में। सो गमी स्माइल मुख्तलिफ़ इश्यूज़, मुख्तलिफ़ कॉजेज़ की वजह से होती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के जो मसूड़े हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उन्होंने दांतों को ज़्यादा कवर किया हुआ है, या ऐसा हो सकता है कि जॉ की जो हड्डी है वो वर्टिकल लेंथ ज़्यादा है उसकी, जिसकी वजह से दांतों और मसूड़ों का डिस्प्ले ज़्यादा है।
कुछ पेशेंट्स का होंठ जो है वो छोटा होता है, हम इसे अपनी लैंग्वेज में हाइपरप्लास्टिक लिप कहते हैं, कि वो पूरी तरह से दांतों को कवर नहीं कर पाता, या उसके दांत और जॉ की बोन फॉरवर्ड प्लेस्ड होती है। सो इन इश्यूज़ पहले तो कॉज को आइडेंटिफाई किया जाए और उसके मुताबिक फिर ट्रीटमेंट होता है। जैसे अगर किसी के गम्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो फिर गम की सर्जरी की जाती है। अगर जॉ की बोन वर्टिकल लेंथ में ज़्यादा है या फॉरवर्ड प्लेस्ड है, उसे सर्जरी करके राइट पोजीशन, राइट डायमेंशन अचीव की जाती है। किसी का लिप अगर हाइपोडायनामिक है तो ऐसी सर्जरी एग्जिस्ट करती है जिसे हम लिप लेंथनिंग प्रोसीजर कहते हैं। सो कॉज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है और ये बिल्कुल ट्रीटेबल इशू है। सर, दांतों की क्लींजिंग करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए? क्योंकि जो करवा लेते हैं उनको ठंडा गर्म वाला बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी, ये एक बड़ी कॉमन मिथ है दांतों की क्लींजिंग और स्केलिंग को लेकर, कि इसके करवाने से शायद दांतों के ऊपर से कोई लेयर उतर जाती है जिससे दांतों को ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो वन लाइनर आंसर इसका ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, दांतों की क्लेंजिंग लाजमी करवानी चाहिए। रिकमेंडेड तो ये है कि 6 माह के अंदर एक दफ़ा स्केलिंग हर किसी को लाजमी करवानी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ चले सालाना स्केलिंग तो लाजमी मस्ट है। जहाँ तक बात ये है कि क्या स्केलिंग करने से दांतों के ऊपर से कोई लेयर उतर जाती है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि जो स्केलिंग वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें दांत को स्क्रैच करने की सलाहियत नहीं होती है, वो जस्ट वाइब्रेट करता है और उसके वाइब्रेट करने से अगर दांत के ऊपर कोई फूड पार्टिकल्स चिपके हुए हैं तो वो उतर जाते हैं। ये बिल्कुल बेज़रर प्रोसीजर है। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, हमें बहुत कुछ जानने को मिला कि दांतों की कौन कौन सी सर्जरी पाकिस्तान में अब होती है और आप आसानी से करवा सकते हैं। आपका कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा, हम उसका रिप्लाई आपको करेंगे। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।